हेलो दोस्तों, सुमन प्रकाश अकेडमी चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी क्लास 7 एनसीईआरटी चैप्टर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। आज हम इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में क्या क्या इस बुक में बताया गया है, इसी के माध्यम से आज हम लोग पढ़ेंगे। हम तो जानते हैं दोस्त कि ज़्यादा कुछ हम इधर उधर का बातें नहीं करते हैं, डायरेक्ट जो बुक में दिया हुआ है उसी चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है। क्योंकि ज़्यादा बातें इधर उधर के करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मुझे पता नहीं चल पाएगा। तो हम यही चीज़ देखते हैं कि बस फैक्ट जो एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है बस उसी चीज़ को हमको देखना है और उसी चीज़ को याद करना है, उसी चीज़ को समझना है और बार बार पढ़ना है, बार बार देखना है कि ताकि हमको पता चले आप लोग को कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है और कौन सा क्वेश्चन बनता है। चले अब हम शुरू करते हैं। रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्यजीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्यजीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्राकृतिक संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भू-स्थल एवं वहां रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। इस तरह के रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से एवं कुछ गर्म नम वर्षा वनों से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे दिखने में भले ही अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही हैं। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पढ़े तो हमको सबसे पहले पता ये चला कि जीवन की मूल आवश्यकताएं क्या क्या है। तो भोजन, कपड़ा, मकान, ये तीनों हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब देखते हैं अब आगे क्या है। आगे है, श्रीकांत चाचा ने कहा, उनके बच्चे भी शायद तुम्हारे ही तरह खेलते हैं। कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं। गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। आगे है, अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। पूछता है कि भूमध्य रेखीय प्रदेश किसको कहते हैं, तो भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण, मतलब है कि मान लिया जाए कि पृथ्वी माने, अब ये बीचों बीच वाले हम 0 डिग्री को भूमध्य रेखा कहते हैं। तो 10 डिग्री ऊपर में जाते हैं, 10 डिग्री नीचे में जाते हैं, मतलब 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण, ये दोनों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। चलिए, हो गया। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। अमेजन नदी है जो यही भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में फैले कैसे पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां निकलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों जैसे पेरू के कुछ भागों को, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? इस तरह का है। चलिए, ये बॉक्स में क्या है इसको हम देखते हैं। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच यानी हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहनने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें
प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रमण समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। अब आगे देखना है ये है क्या। अमेजन बेसिन देखिए कहाँ पे है। अमेजन बेसिन यही है। अमेजन बेसिन है ना, ये दक्षिण अमेरिका में ही ब्राज़ील है, बोलिविया है, पैराग्वे है, अर्जेंटीना है, चिली है, उरुग्वे है, पेरू है, फिर इक्वाडोर है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, गुआनी है, सूरिनाम है, फ्रेंच गुआना है, ये सब ब्राज़ील है, पेरू है। इस तरह से सब कहाँ है, ये अब दक्षिण अमेरिका में ही है। अब आगे सहायक नदियाँ किसको कहते हैं। सहायक नदी यह छोटी नदियाँ होती है जो मुख्य नदी में मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ी नदी बेसिन है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, यही क्वेश्चन उठाता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सा है, अमेजन नदी बेसिन। चलिए अब आगे क्या है, आगे पढ़ना है अब इसी के बारे में। जलवायु क्या है, जलवायु के बारे में पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है, मध्य रेखा के आसपास ही, और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। तब यह है क्या, जलवायु। वर्षावन के बारे में पढ़ते हैं। वर्षावन के बारे में क्या कह रहा है, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधे के रूप में यहाँ ऑर्किडी एवं ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टुनकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पछत्ती वाले मकाओ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाली विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपिर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ भी इन वनों में पाई जाती है। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियाँ हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियों भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता होती है। आगे है, इसमें बॉक्स में दिया हुआ कि ब्रोमीलाइड क्या है। एक विशेष प्रकार का पौधा है। ब्रोमीलाइड क्या है, एक विशेष प्रकार का पौधा जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करता है, इसलिए ये खास है। ब्रोमीलाइड पूछता है कि ब्रोमीलाइड एक क्या है, तो ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है। चले आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। वर्षा वन के निवासी, यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि
महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टैपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपना परिवार का भरण पोषण करती हैं। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछता है कि कर्तन एवं दहन प्रकार की कृषि किधर होता है। तो अमेजन नदी बेसिन की तरफ हो गया, फिर पूर्वी भारत की तरफ हो गया। इनका मुख्य आहार मैनियोक है। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अमेजन बेसिन के लोग का मुख्य आहार क्या है। तो मैनियोक। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे हैं, जिससे कसावा भी कहते हैं। ये मैनियोक को क्या कहते हैं? कसावा। मैनियोक को क्या कहा जाता है? कसावा, जिसे कसावा भी कहते हैं। तो आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियां की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। काफ़ी मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती हैं। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोक्का कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है, मलोक्का किसको कहते हैं? तब मलोक्का उसको कहते हैं जो बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढाल वाली होती है, उसको क्या कहते हैं? मलोक्का कहते हैं। ये दो क्वेश्चन। मैनियोक मतलब सबसे मुख्य आहार क्या है? तो मैनियोक को कसावा कहते हैं। और मलोक्का किसको कहते हैं? तो बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहने वाली को मलोक्का कहते हैं। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। इस तरह का देखा गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि कर्तन एवं दहन किसको कहते हैं। कर्तन एवं दहन किसको कहते हैं? तो कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़ों को पुनः जोत सकते हैं। इस प्रकार के कृषि को क्या कहते हैं? दहन प्रकार का कृषि कहते हैं। चलिए, ठीक है, अब हम इधर देखते हैं कि इधर कहाँ तक देखें। यहाँ तक देख लिया ना। अब आगे देखते हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वन के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है और सघन वन बंजर भूमि में बदल जाते हैं। इस तरह का। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। अब हम देखेंगे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में कैसा जीवन है, लोग किस तरह से जी रहे हैं, अपना ज़िंदगी चला रहे हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में किसका निर्माण होता है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का। यह बेसिन उपोष्ण में 10 उत्तर से 30 उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती है। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के
नदियों के नाम ढूंढें। जैसे गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपात एवं सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। मतलब यहाँ का जलवायु कैसा है? मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों का नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में स्थित है। आगे देखना है कि बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बेसिन के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व क्या है? अधिक है। यहाँ की मिट्टी क्या है? उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। धान यहाँ की मुख्य फसलें हैं। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ हैं, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा, गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती है। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान मिलते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि पश्चिम बंगाल एवं असम में किस चीज़ का? चाय का बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़े का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वत एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी भिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन मैदानों में सागवान, साख एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। इस तरह का देखा जाता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ पाया जाता है जी। अब हम देखते हैं बॉक्स वाला। बॉक्स में कहाँ कहाँ पे है, इसको हम पहले देख ले रहे हैं। इधर देख लिए थे, ये बॉक्स वाला छूटा हुआ है, इसको देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। मतलब ब्रह्मपुत्र को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कहीं दिहांग तो कहीं पद्मा, कभी कुछ ऐसे करके बोला जाता है। जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं? मतलब 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? 189। पश्चिम बंगाल का कितना है? 1029। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1102 किलोमीटर जनसंख्या घनत्व अभी है। देखिए अब आगे क्या है, आगे क्या देखते हैं, ये ध्यान। बेसिन में विविध प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरन, बंदर आदि समान रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। नदी के साफ जल झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला, हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। देखा जाए, वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्र से न हो। इसीलिए किस चीज़ से हटाया जाता है? वेदिकाओं का निर्माण करके किया जाता है। अब इसमें देखा जाए कि बॉक्स में
ये वाला बॉक्स में क्या कह रहा है ये देखते हैं। झील है जीविका का साधन कैसे। विनोद एक मछुआरा है, बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरे रविंद्र किशोर राजीव तथा अन्य के साथ मौन या चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार यानी बैले, नेरिया, हाइड्रिला मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंस का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने, खाने व बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं, जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में भी बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता, तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। अब देखा जाए कि ये इम्पोर्टेंट क्या है। अब इसमें देखते हैं ये बॉक्स में। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के लवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है। कहाँ? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र में, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सू अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सू की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर औपचारिक औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। अंधी डॉल्फिन इसको कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अंधी डॉल्फिन के बाद है यहाँ सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। एक पूछता है कि स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2014 को। अब आगे है गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित है। इस तरह का शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात का सुव्यवस्थित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित है। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है। ये पूछता है क्वेश्चन कि कोलकाता किस नदी के तट पर है? तो हुगली नदी के तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पतन भी स्थित है। अब आगे गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। नमामि गंगे। अगला है पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमाम बाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन प्राणी अभयारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे दार्शनिक स्थल है। इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल रहा है। जैसे पता ये चल रहा है कि आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, तो देखा जाए कि आगरा किसके किनारे पर है? यमुना नदी के किनारे पर है। एक क्वेश्चन। इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम है। यहाँ से क्वेश्चन निकला कि गंगा यमुना का संगम कहाँ है? इलाहाबाद में। अगला है उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप। क्या है? बिहार। अब बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में। लखनऊ का इमामबाड़ा, मतलब इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में। असम का काजीरंगा कहाँ है? असम में। मानस वन प्राणी अभयारण्य कहाँ है? असम में। इस तरह से क्वेश्चन पता चल रहा है कई गो। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये
टॉपिक समाप्त हुआ। तो दोस्त, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ये वीडियो को बहुत सारे लोगों में, दोस्तों में शेयर करें ताकि और सभी ये वीडियो का फ़ायदा उठाएं। और मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि अगला नोटिफिकेशन मिलने के लिए, अगर जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अगला नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा कि कब वीडियो डला रहा है। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन मिलेगा कि कब कखनी वीडियो डला रहा है, तो आपको फ़ायदा होगा। तो थैंक यू।